वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो आज है पॉलिटी फाउंडेशन बैच की लेक्चर नंबर 5 और इस लेक्चर में हम भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ यानी एक नया चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। तो यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चीज़ों को साथ साथ आप नोट्स अपना बनाते हुए चलेंगे, रिवीजन करते हुए चलेंगे। पिछले की लेक्चर अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको प्लेलिस्ट में आप अच्छे से सीक्वेंस वाइज लेक्चर 1 से शुरू करिए देखना और नोट्स अपना बनाते हुए चलेंगे। हमने हिस्ट्री की, हमने ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, इकोनॉमिक्स की कंप्लीट फाउंडेशन बैच यहाँ पर शुरू करा है। आइए शुरू करते हैं अपने संविधान की अनुसूचियाँ को। चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं अनुसूची 1 के बारे में। आप जानते हैं 12 अनुसूची है। कितने अनुसूची हैं? तो 12 अनुसूची हमारे भारतीय संविधान में है। मूलतः 8 थी परंतु बाद में 4 और बढ़ा करके इसको 12 कर दिया गया। अनुसूची 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। मतलब ये बताती है कि भारत एक राज्यों का संघ है और इस राज्य में, इस भारत के संघ में 29 राज्य और आपकी 7 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख देखने को मिलता है। लेकिन ये डाटा कब की है? पुरानी है। इस डाटा को थोड़ा सा आप चेंजिंग करिए। 28 राज्य, कितने? 28 राज्य और 8 यूटीज हैं। तो इस डाटा को थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिए कि भारतीय संविधान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो पहला अनुसूची हमको बताई संघ और उसका राज्य क्षेत्र। आएंगे सेकेंड अनुसूची पर। चलिए दूसरा अनुसूची है, इसमें आपकी वेतन एवं भत्ते से संबंधित चीज़ें बताई गई हैं। मतलब विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन से संबंधित उपबंध इस द्वितीय अनुसूची में दिया गया है। जैसे कि राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, लोकसभा या राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इन सब की वेतन भत्ते इसमें निहित है। इसके अलावा आपकी नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, विभिन्न परिषदों के सभापति और उप सभापति, सभी के वेतन भत्ते आपकी अनुसूची सेकेंड से संबंधित है। अब आइए अनुसूची 3 को समझिए। अनुसूची 3 में विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण की बात करी गई है। किसके? शपथ ग्रहण की, यानी उनके ओथ्स के बारे में अनुसूची 3 बताती है। तो विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का ही प्रारूप होता है। जैसे बात करते हैं संघ और राज्य के मंत्री को जो शपथ दिलाया जाता है वो किसके अनुसार? अनुसूची 3 के अनुसार। सांसद और विधायक को भी इसी के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को भी इसी अनुसूची 3 के द्वारा, और सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की भी आपकी जो शपथ ग्रहण है वो अनुसूची 3 के द्वारा ही दी जाती है। फिर चौथे अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें राज्यसभा में सीटों का आवंटन बताया जाता है। यानी विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सदस्यों की संख्या का निर्धारण वो आपकी चौथी अनुसूची के तहत किया जाता है। तो आई होप आपको चारों अनुसूची समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं 5वें अनुसूची की। तो 5वें अनुसूची में SC ST के संबंध में उपबंध बताए गए हैं। यानी अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध आपकी 5वीं अनुसूची में बताई गई है। फिर 6ठी अनुसूची में भारत के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इत्यादि के लिए राष्ट्रपति द्वारा विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है कि इन सभी क्षेत्रों में राष्ट्रपति स्वयं अपना शासन स्थापित कर सकते हैं और इनके लिए बेहतर कर सकते हैं। तो ये 6ठी अनुसूची में बताई गई है। अब हम बात करते हैं 7वीं अनुसूची, जिसमें भारत के शक्तियों का विभाजन देखने को मिलता है। यानी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा अनुसूची 7 में दिया गया है।
इसमें 3 जो है सूचियों का उल्लेख देखने को मिलता है। पहला सूची है संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची। संघ सूची वह सूची है जिस पर कानून आपकी केंद्र सरकार बनाती है। कौन बनाती है? केंद्र सरकार। राज्य सूची पर कानून आपकी राज्य सरकार बनाती है, जबकि समवर्ती सूची पर कानून आपकी केंद्र और राज्य दोनों बनाती है। ठीक, आइए एक बार और इसको बढ़िया से समझिए 7वीं अनुसूची को। एक बार आप इस पेज पर ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या बताया गया, भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची को 3 पार्ट में बांटा गया है। एक संघ सूची, एक राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। संघ सूची पर कानून केंद्र सरकार बनाती है, जैसे रक्षा हो गया, विदेशी मामले हो गए, रेलवे, संचार, परमाणु ऊर्जा, बैंकिंग, मुद्रा, ये सब पर कानून जो है आपकी केंद्र सरकार बनाती है। इसमें मूलतः 100 विषय थे, परंतु अभी वर्तमान में 97 विषय इसको दिया गया है। वही दूसरी सूची की बात करते हैं तो राज्य सूची है और इस पर कानून राज्यसभा बनाती है। कौन बनाती है? राज्यसभा। जैसे पुलिस हो गई, सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कृषि, स्थानीय शासन, जेल, इन सब के लिए जो कानून है वो राज्य सरकार बनाती है। एक तीसरी भी अनुसूची आती है समवर्ती सूची। इसमें केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार मिलता है कि आप दोनों इस पर कानून बनाइए, जैसे कि शिक्षा, वन, विवाह, तलाक, बिजली, श्रम संघ इत्यादि। और इसमें मूलतः 52 विषय थे और वर्तमान में 47 विषय हैं। अच्छा, राज्य सूची में मूलतः 61 विषय थे, लेकिन अब 66 कर दिया गया, ये भी ध्यान में रखेंगे। अब बात आती है कि अगर मान लीजिए किसी मुद्दे पर केंद्र सरकार भी लॉ बनाई कोई एक्ट पारित की और राज्य सरकार भी उस पर एक्ट पारित की, यानी दोनों में टकराव हो गया, तो फिर किसका लागू रहेगा? तो यदि किसी सिचुएशन में अगर दोनों सरकारें आपस में टकरा जाती हैं तो उस कंडीशन में केंद्र का जो महत्व होगा वो सर्वाधिक होगा, यानी केंद्र की बातों को ही माना जाएगा। और एक चौथे प्रकार की अवशिष्ट शक्तियाँ भी इसमें बताई गई है, जिसको खाली रखा गया है कि बाद में चल करके कोई ऐसा कानून आएगा जिसके बारे में अभी तक संविधान में नहीं लिखा गया है, तो उसको चौथा अवशिष्ट शक्तियाँ में लिख दिया जाएगा। जैसे साइबर क्राइम अभी आप देख रहे हैं, इसके बारे में तो उस समय जिस समय संविधान बन रहा था उस समय नहीं मालूम था। उस समय किसको मालूम था कि दुनिया में आज AI आएगा तो इतना ज़बरदस्त हो जाएगा। तो इस सब को आपकी अवशिष्ट शक्तियों में रखा गया है। आई होप आपको 7वां अनुसूची समझ में आ गया है। अब आइए 8वें अनुसूची की बात करते हैं। तो इसमें संवैधानिक भाषाओं का जिक्र किया गया है, यानी भारतीय संविधान में जो भी 22 भाषा है उनके बारे में जिक्र किया गया है। मूल रूप से यहाँ पर 14 भाषाएं थी, परंतु बाद में 8 और बढ़ाया गया, तब जा कर के 22 हो गई हैं। जैसे हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, बंगाली, तमिल, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, ये सब आपकी अनुसूची 8 से संबंधित है। इंग्लिश, ध्यान रखना, इंग्लिश का जिक्र भारतीय संविधान में नहीं है, मतलब ये 8वीं अनुसूची में नहीं है, लेकिन फिर भी पूर्वोत्तर राज्यों में कई ऐसे राज्यों की जो आधिकारिक भाषा या राजकीय भाषा है वो इंग्लिश है, ध्यान में रखेंगे। आएंगे 9वें अनुसूची की तरफ। चलिए अब हम बात करते हैं 9वें अनुसूची की। तो 9वीं अनुसूची भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित है, यानी भूमि सुधारों और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित विधियों का ये संरक्षण दिया गया है। और इसको पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 के तहत इसको भारतीय संविधान के अनुसूचियों में जोड़ा गया। वहीं 10वें अनुसूची की बात करते हैं तो ये दल बदल कानून के बारे में बताता है, यानी दल परिवर्तन के आधार पर निहरता के बारे में ये बंद दिया जाता है और इसको 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया। अब आइए लास्ट 2 अनुसूची की तरफ चलते हैं। चलिए 11वां अनुसूची, इसमें पंचायती राज का उल्लेख है और पंचायतों की शक्ति, अपराधिकार, उत्तरदायित्व, इस सब के बारे में इसमें जिक्र किया गया है। और ये बात करते हैं तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में इसको
भारतीय संविधान की अनुसूची में जोड़ा गया है। और लास्ट जो 12वीं अनुसूची है ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसमें नगर पालिकाओं की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व सबके बारे में बताया गया है। और ये 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसको जोड़ा गया था। ठीक, चलिए आइए हम इसको एक क्विक रिवीजन करते हैं। हम क्या बताएं? पहला अनुसूची में संघ राज्य के बारे में, दूसरा वेतन भत्ता, तीसरा शपथ ग्रहण, चौथा राज्यसभा में सीटों का आवंटन, पांचवा अनुसूची SC ST के लिए विशेष प्रावधान, छठा अनुसूची AMTM असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान, सातवां अनुसूची में 3 सूचियाँ बताई गई है, संघ सूची, राज्य सूची और आपकी समवर्ती सूची। 8वें अनुसूची में भाषाओं का जिक्र है, 22 भाषाओं का, मूल संविधान में 14 भाषा थी। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित नियम बनाए गए हैं। 10वीं में दल बदल के बारे में बताया गया है और 11वीं में पंचायती विषय और 12वीं में नगर पालिका के बारे में बताया गया है। तो आई होप आपको भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ समझ में आ गई होंगी। ठीक, तो यहीं आपकी लेक्चर आज की कंप्लीट हुई। अब हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे कल से। तो मिलेंगे आपसे एक और नई चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।